हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जैसा कि हम लोग क्लास कर रहे थे बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर्स केमिस्ट्री पेपर का, है ना। बीएससी नर्सिंग का जो है केमिस्ट्री पेपर देख रहे थे, उसमें जो ऑलरेडी जो हम लोग जो है 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, आज जो क्वेश्चन कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 64 से। ठीक है, ऐसे तो हम 64-65 को आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 जो दिए थे, क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क के रूप में दिए थे। ठीक है, उन दोनों को भी देखेंगे, उसका करेक्ट आंसर आप लोग दे दिए होंगे, आप लोग ढूंढ लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे आज का क्लास जो चौथा क्लास होगा केमिस्ट्री पेपर का, तो आप लोग जो है उम्मीद है कि तैयारी करके आए होंगे। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि सेशन को स्टार्ट करें, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन है यह मोनो, अच्छा देखिए थोड़ा सा कलम जो है बेगर हो गया, उसको बदल लेते हैं। चलिए ये रहने देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है यह मोनो प्रतिस्थापित व्यंजन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान मेटा निर्देशी समूह है। फिर से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि यह मोनो प्रतिस्थापित व्यंजन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान मेटा निर्देशी है। इनमें से कौन जो है मेटा निर्देशी है, वो आपसे पूछा जा रहा है 64 नंबर प्रश्न में। इनमें से कौन मेटा निर्देशी होता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी डबल ट्रिपल वन एंड जो होता है ये क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है। अब बाकी बात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो होता आपका ऑर्थो और पारा निर्देशी। ऑर्थो और क्या होता है, पारा निर्देशी होता है। ठीक है, ये तीनों क्या होता है, ऑर्थो और पारा निर्देशी होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये तीनों जो होता है याद रखिएगा क्या होता है, NH2OH और O जो होता है, ये तीनों जो होता है ऑर्थो और पारा निर्देशी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर एम जो है सी ट्रिपल एम बॉन्ड एंड जो है ये क्या होता है, मेटा निर्देशी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, अगले नंबर में क्वेश्चन में है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है 40% है, हाइड्रोजन जो है 6.6% है, 6% है, और शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। देखिए आप लोगों को पता होगा मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है।
क्या आपको पता है मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है? नहीं पता है तो चलिए आज सीखते हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए इस मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए 3 आपका यौगिक दिया है, उसका निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ लिख लीजिए क्या सब दिया है। कार्बन कितना दिया है? 40%। मज़ा नहीं आ रहा। देखिए कार्बन कितना दिया है? वो दिया आपका 40%। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितना दिया है? 6.66%। ठीक है, 6.66% दिया है और ये दिया है आपका 40%। उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 46.66% प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 46.66% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए 100 में से इनको घटाइए, 100 में से 46.66 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा आप लोग बताइएगा। 100 में से 46.66 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? सभी स्टूडेंट बताइए कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 53 यानी कि 53.34% बचेगा। ठीक है, और ये जो बचेगा आपका ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, देखिए ये दोनों तो दिया है, इन दोनों परसेंटेज में से घटाएंगे तब ना ऑक्सीजन कम निकलेगा। क्या पूछा जा रहा है? एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, हाइड्रोजन 6.66% है। इन दोनों को में से जोड़ करके घटाएंगे तभी ना ऑक्सीजन का निकलेगा। ये ऑक्सीजन का निकल गया। ठीक है, और इसको समझ लीजिए कि ये ग्राम में है। ठीक है, ये क्या है? ग्राम में है। इतना समझ लीजिए, परसेंट की जगह समझ लीजिएगा ग्राम में है। ठीक है, और देखिए सबका जो है अब जो है सबका क्या करना है? मोल निकाल लेना है। ठीक है, सबका क्या करना है? सभी का तत्वों का मोल निकाल लेना है। तो मोल किस तरीके से निकालते हैं? मोल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा। मोल बराबर सूत्र क्या होता है? मोल बराबर सूत्र क्या होता है? कुल द्रव्यमान बट्टे होता है कुल द्रव्यमान बटे होता है परमाणु द्रव्यमान। ये मोल का परिभाषा होता है, सॉरी सूत्र होता है। ठीक है, तो मोल देखिए कुल द्रव्यमान कितना दिया है? कार्बन का निकालना हो तो कुल द्रव्यमान कितना दिया? कार्बन का निकालना है तो कार्बन का दिया है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। ठीक है, एटॉमिक संख्या 6 होता है तो 12 होता है। तो देखिए इसका दिया है कितना? 40 पॉइंट दिया है ना, तो कुल द्रव्यमान दिया है 40 पॉइंट और 12 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा कट कट के? तो ये आ जाएगा 3.33 ग्राम। ठीक है, या मोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में लिख देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, इसी तरह का से हम लोग जो है हाइड्रोजन का निकालते हैं। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे? हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का निकालिए कितना होता है? हाइड्रोजन का तो 2 ही होता है तो, और इस दिया है कितना? कुल द्रव्यमान कितना दिया? 6.66% दिया है ना, तो 6.6, अच्छा देखिए ठीक है, 6.66% दिया है, उसको
और कुल द्रव्यमान कितना है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 6.66% ग्राम हो जाएगा, सॉरी ग्राम होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से हम जो है अति का निकाले, ये तो हाइड्रोजन का निकाले थे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालते हैं, आप जो निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन कितना दिया है, 53 पॉइंट ना, 53.34%। इसका द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, वो होता है आपका 16, कितना होता है 16 होता है, ठीक है। भाग लगा दीजिए, देखिए कितना बार में कटता है, ये भी कटेगा 3.33%, यानी ग्राम होगा, ठीक है, कट करके। अब तीनों को है ना समान अनुपात में काट दीजिए। इसको समान अनुपात में काटने के लिए आप लोग जानते हैं किस तरीके से काट सकते हैं। तो देखिए 3.33, ठीक है। अब अच्छा देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको लेंगे 6.66 पर, और उसके बाद ये लेंगे 3.33% लेंगे, ठीक है, 3.33। अब देखिए ये कट के आएगा कितना, ये कट के कितना आएगा 1%, 1:2 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, यानी ये रेशियो में निकल के आया। तो देखिए यानी कि कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, और ऑक्सीजन हो गया 1, यानी कि ये हमारा निकल के आया आंसर CH2O। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा CH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जो है क्लास फिर से कर लीजिएगा, ये मतलब जो है दोहरा करके वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं आप लोगों को, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में गतिशील और अस्थिर प्रवस्थाएं क्रमशः हैं। कागज वर्ण लेखन में क्रोमेटोग्राफी में गतिशील और अस्थिर प्रवस्थाएं क्रमशः कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रव द्रव जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द्रव द्रव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है गतिशील और अस्थिर प्रवस्थाएं क्रमशः कौन कौन होती है, ठोस द्रव, गैस द्रव या द्रव द्रव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, कौन सी होगी, द्रव द्रव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव द्रव होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेंस परीक्षण में, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। पूछा जा रहा है लेंस परीक्षण में निम्न अभिकर्म को N और S दोनों की उपस्थिति की परीक्षण में प्रयोग होता है। लेंस परीक्षण में एक परीक्षण नाम है जिसका नाम है लेंस परीक्षण, है ना। निम्न अभिकर्म को N और S यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की उपस्थिति की परीक्षण किया जाता है। तो किस प्रकार से है, तो वो आपको बताना है, ठीक है, वह कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा FeCl3, ठीक है।
लेंस परीक्षण में FeCl3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 है कि पूछा जा रहा है एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के जो है 1/t है, उसके बाद जो है इंटू दिया है। यहाँ पे समझ जाइएगा यही चीज़ जो है ना x बाई, समझिए x बाई 1 इंटू 1 माइनस एक्स, यही चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है, इंटू दे करके गुना समझ लीजिए या, ठीक है, ये नहीं समझिएगा। ठीक है, यदि a और b दोनों अभिकारक की सांद्रता है तो याद रखिएगा, यदि एक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसा दिया है तो a और b जो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, a और b दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ना कि a और b a बड़ा होता है b से या b बड़ा होता है a से, ऐसा कुछ सभी परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 68 के बाद है ना आप लोग 69 नंबर प्रश्न का, सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं, 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है बेंजोइक अम्ल के बेंजीन विलयन, बेंजोइक अम्ल के बेंजीन विलयन में उसका वांट ऑफ गुणांक मान जो है 0.5 है। इस विलयन में बेंजोइक अम्ल है, मतलब बेंजोइक अम्ल क्या हो जाता है, वांट ऑफ गुणांक का मान दिया है। ठीक है, तो उसमें बताना है कि बेंजोइक अम्ल जो है क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है या द्वितीय बनता है या अपरिवर्तित रहता है या टेट्रामर बनाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बनाता है। ठीक है, इसमें जो है बेंजोइक अम्ल क्या बनाते हैं, द्वितीय बनाते हैं। एक यहाँ पे बेंजोइक अम्ल बेंजीन विलयन में उसका वांट ऑफ गुणांक इतना दिया है, तो इस विलयन में बेंजोइक अम्ल क्या बनाता है, द्वितीय बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, 71 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है pH प्लस जो है POH बराबर है। तो याद रखिएगा ये जो है दोनों का मान 7 होता है और प्लस में दिया है तो इक्वल टू कितना होगा, 14 होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना हल्का था ये। अब चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जी सभी स्टूडेंट। 72 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, डीएनए में पूरक क्षार युग्म है। डीएनए में पूरक क्षार युग्म कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। ये तो आपको पता होगा डीएनए में क्या सब रहता है। डीएनए में एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एडेनिन होती है, ठीक, थाइमिन होती है, उसके बाद गुआनिन होती है, उसके बाद क्या होती है, साइटोसिन होती है। ठीक है, लेकिन आरएनए में इससे डिफरेंट होता है। आरएनए में क्या होता है, इससे डिफरेंट होता है। आरएनए में तब क्या सब होता है, आरएनए में क्या सब होता है, तो याद रखिएगा आरएनए में एडेनिन भी होती है, ठीक है, गुआनिन भी होती है, ठीक, उसके बाद यूरेसिल होती है, उसके बाद क्या होती है, साइटोसिन होती है। तो देखिए कौन सी बदलाव आया इसमें, इसमें बदलाव कौन सी आया, इसमें बदलाव आया थाइमिन के जगह, थाइमिन के जगह क्या पाया जाता है, थाइमिन के जगह क्या पाया जाता है,
यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये याद रखिए, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। यहाँ एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में ये हो गया और आरएनए के लिए ये हो गया, ठीक है। आरएनए के लिए भी बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया किस तापमान पर साम्यावस्था पर जो है होगी? पूछा जा रहा है एक अभिक्रिया किस तापमान पर साम्यावस्था में होगी? दाब दिया है 1 एटमॉस्फेयर, डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान जो है क्रमशः दिया गया है इतना, ठीक है। यह मान ताप के साथ न कभी सार्थक के अधिक नहीं बदलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। पूछा जा रहा है एक अभिक्रिया किस तापमान पर साम्यावस्था में होगी, ठीक है। एक अभिक्रिया है जो पूछा जा रहा है, उसमें जो किस तापमान पर जो है साम्यावस्था में होगा, और एक दाब जो है कितना लिया गया है? 1 एटमॉस्फेयर लिया गया है, ठीक है। और डेल्टा एच का मान दिया है और डेल्टा एस का मान दिया है। डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान कितना दिया है? देखिए डेल्टा एच का मान दिया है 30 पॉइंट 30 पॉइंट कितना दिया है? 30.58 kg जूल दिया है, ठीक है। और उसके बाद और डेल्टा एस का मान दिया है 6.66 पॉइंट यानी कि 66.1 जूल प्रति केजी दिया है, ठीक है। तो देखिए यह मान तापमान के किस स्थान पर सार्थक के रूप में अभिकर्म अधिक नहीं बदलते। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस तरीके से बनाते हैं, ये समीकरण को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक समीकरण को याद रखना है। समीकरण कौन सी है? ठीक है, उस समीकरण को लिख लीजिए। इसके लिए समीकरण होती है, ये जो क्वेश्चन लिया गया आपको इक्विलिब्रियम क्वेश्चन से लिया गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन से, ठीक है। तो समीकरण लिखना है आप लोगों को। समीकरण जो होता है डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ शुरू कर देते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस डेल टी इंटू डेल्टा एस। टी यहाँ पे आपका टाइम है, ठीक है, याद रखिएगा। टी यहाँ पे क्या है? टाइम। और यहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साम्य अवस्था के लिए डेल्टा जी का मान होता है 0, ठीक है। साम्य अवस्था के लिए क्या होता है? डेल्टा जी का मान क्या होता है? 0 होता है। इसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को क्या बोला जाता है? गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखिए डेल्टा जी का मान 0 दिया गया है, तो 0 रख देते हैं। उसके बाद डेल्टा एच माइनस क्या होता है? डेल्टा टी होता है, ठीक है। उसके डेल्टा एच होगा माइनस टी इंटू डेल्टा एस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है, इस वाले भाग को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल टी इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एच को, सॉरी डेल्टा टी इधर ही गुणन में है, तो इधर आके क्या होगा? भाग में हो जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू बाई हो जाएगा डेल्टा एस, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए इसका मान रख लीजिए आप लोग। टी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच का मान कितना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है डेल्टा एच का मान कितना दिया है? 30.58 जूल,
ठीक है, केजी में दिया है तो इसको पर केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा, यानी कि 30.58। अब देखिए इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, केजी में बदलना है तो। अब बाई में डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान कितना दिया है, वो दिया है 6.66, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग जो है इसको कटा करके पता कीजिए तो कितना बचता है। इसको कटाएंगे, ठीक है, इसको कटाएंगे अगर तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 462 जो है 6 के जो है आएगा, ठीक है। ये इसका जो है इतना आता है, ठीक है। टाइम कितना लगता है, टी इक्वल टू हमारे पास बन के आता है 462.6 केल्विन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये समीकरण को याद रख लीजिएगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा, है ना। ये पैरा मेडिकल में पूछे जाने का चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये पैरा मेडिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर कितना जल बनेगी, या मोल में निकालना है, मोल में कितना बनेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। पूछा जा रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और 64 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर अब अभिक्रिया करा के अगर हम जल निकालते हैं, ठीक है, तो कितना ग्राम जो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। तो देखिए अभिक्रिया कराइए आप लोग, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 प्रोडक्ट बाय होता है H2O, यही होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कराते हैं, संतुलित करते हैं। समीकरण को पहले संतुलित कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ एक ही है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के पास 2 दे देंगे, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना है, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर देते हैं। H2 तो रहेगा ही, ये प्लस में O2 रहेगा ही, ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर 2H2O बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे आया कितना, 2, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए समीकरण संतुलित हो गया। अब समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोल में नहीं पूछा गया है, तो सबको क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले जो है ना, सबका क्या करना है, मोल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोल बराबर सूत्र अभी तुरंत है ना, पिछले क्वेश्चन में प्रीवियर क्वेश्चन में बताए थे। मोल बराबर सूत्र आणविक द्रव्यमान यानी कि कुल द्रव्यमान जो दिया है आपका, उससे परमाणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। हाइड्रोजन के लिए मोल यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए कलर बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो मोल निकलेगा, ठीक है, कुल द्रव्यमान कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक ही होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है,
एक ही होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 दिया है ना, सॉरी हाँ, तो 2 लगाएंगे। इस पे 2 दिया है, तो 2 दिया है ना, तो 2 लगाएंगे, तो यानी कि ये कट के आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन के लिए निकालिए। O2 दिया है, तो O2 के लिए, सॉरी O2 के लिए कितना हो जाएगा, देखिए कुल द्रव्यमान कितना दिया है, 64। ठीक है, इसका O2 के लिए दिया है तो कुल द्रव्यमान 16 दूना 32, एक का 16 होता तो 2 दिया है तो 16 दूना 32, ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अगर 2 मोल, ठीक है, यही समीकरण को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा गलत रॉन्ग हो गया था, थोड़ा सा रॉन्ग नहीं हुआ था, मतलब जो है थोड़ा सा इशू हो गया था, तो यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 मोल जो है, 2 मोल हाइड्रोजन का जो है, 2 मोल हाइड्रोजन का जो है, 2 मोल हाइड्रोजन का जो है, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन जो है 1 मोल ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो कितना बना रहा है, 2 मोल जल बनाता है, कितना बनाता है, 2 मोल जल बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन ख़त्म होगा। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिल करके कितना मोल जल बनाएगा, 2 मोल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से जब 4 मोल, ठीक है, देखिए इसी प्रकार से जब 4 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, 4 मोल हाइड्रोजन, चार मोल हाइड्रोजन जो है, 4 मोल हाइड्रोजन जो है कितना मोल खर्च करेगा, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल अगर जो ऑक्सीजन खर्च करेगा, 2 मोल ऑक्सीजन जो खर्च करेगा तो कितना बनाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन खर्च करके और 1 मोल ऑक्सीजन खर्च करके 2 मोल जल बनाता है। तो अगर जल 4 मोल हाइड्रोजन खर्च करेंगे और 2 मोल ऑक्सीजन खर्च करेंगे तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 4 मोल जल बनाएगा क्या, 4 मोल जल बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है कितना, 5, हाइड्रोजन का मोल कितना निकला है, 5, ऑक्सीजन का सिर्फ 2। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए 2 तो हम ऑक्सीजन ख़त्म कर चुके हैं और 4 ऑक्सीजन, 4 मोल हाइड्रोजन भी ख़त्म कर चुके हैं, तब ना हमको 4 मोल जल प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये लिमिट मात्रा में दिया है, इसका 1 बच जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में जो है कितना मोल जल बन रहा है, 4 मोल बन रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कितना बन रहा है, 4 मोल जल बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन जो है बच जाएगा। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन बच जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 मोल जल बनेगा। ठीक है, आप लोग दोहरा करके भी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है अगले नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फ्रेंडलीच अधिशोषण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है फ्रेंडलीज अधिशोषण समतापी में 1/n का मान इसके बीच होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंडलीज अधिशोषण समतापी में 1/n का जो मान होता है 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा।
0 से कितना हो जाएगा, 1 के बीच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है डेटॉल, एक मिश्रण है इनका, यानी कि डिटॉल के बारे में पूछा रहा है। बहुत आप लोग साबुन यूज करते होंगे डिटॉल का, ठीक है, डिटॉल का साबुन और सर्फ तो नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ों में दवाई के रूप में भी काम लाते हैं आप लोग डिटॉल का। तो उसका मिश्रण बताना है आपको, किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दीजिए। डिटॉल जो है किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोक्सीलेनॉल, ठीक है, क्लोरोक्सीनेनॉल और बाईथाइओनल होता है, ठीक है। ये देखिए क्लोरोक्सीलेनॉल और उसके बाद बाईथाइओनल जो होता है ना, इसका जो है किसका मिश्रण होता है, डेटॉल का मिश्रण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मिश्रण को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता है। मानव शरीर जो है यहाँ जो है इसमें दिया जो है किसका उत्पादन नहीं करता है, विटामिन का उत्पादन। देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हार्मोन का नहीं करता है, एंजाइम का नहीं करता, डीएनए का नहीं करता, किसका नहीं करता है, मानव शरीर किसका उत्पादन नहीं करता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानव शरीर जो है विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है, मानव शरीर जो है विटामिन का उत्पादन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। पूछा जा रहा है कौन एक एंटीहिस्टामिन है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन एक जो है एंटीहिस्टामिन है, वो आपको बताना है 78 नंबर क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइफिनाइल हाइड्रामिन जो है क्या होता है, एंटीहिस्टामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन है याद करने वाला, ठीक है, समझाने वाला नहीं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोम क्या है, हाइड्रोकार्बन है या एस्टर है या एमीन है या वसा अम्ल है, क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोम है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोम क्या है, एक एस्टर है। हाइड्रोकार्बन कितने टीचर है जो है हाइड्रोकार्बन में लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या है गलत है। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक एस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और एस्टर होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ भाग गया, इसको ऊपर ले आते हैं। 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा एक जो है ना सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का समूह है। यहाँ पे देखिए जो आपको जो है समूह दिया है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक का समूह दिया है, वो आपको बताना है कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सम मतलब क्या होता है, बराबर, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि वैसा समूह जिसमें बराबर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो सब मतलब बराबर होता है यानी इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा समूह में जो है सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। देखिए नाइट्रोजन जो है N2 दिया है, तो इसका टोटल हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान की बात इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा इसमें 14, ठीक है, इसमें हो जाएगा 14,
ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो होगा नहीं, बराबर तो हो नहीं रहा। नाइट्रोजन N7 होता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 दिया है, और सल्फर S16 दूना 32 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो होगा नहीं, है ना। नाइट्रोजन N7 7 दूनी 14, ये कार्बन ये कितना हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो कार्बन कितना 12, और ऑक्सीजन दिया है हाँ ऑक्सीजन दिया है, तो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन N7 सॉरी इसका 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, साफ करके बता देते हैं, ठीक है। इसका जो होता है एक का 14 होता है, तो 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। और ये इसका कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 नहीं सॉरी 12 नहीं होता है, 14 ही होगा, क्या हो रहा है हमसे मिस्टेक हो रहा है बहुत, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 12 ही होता है, सॉरी नाइट्रोजन का 7 ही होता है, 7 दूना 14 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 6 14 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और CN का कार्बन का फिर से कितना देखिए 6, और नाइट्रोजन N7 एक कम दिया है, नाइट्रोजन N7 एक कम दिया है, तो कितना हो जाएगा, अच्छा कार्बन का तो इतना ही होता है, यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन एक ज़्यादा दिया है ना, यहाँ एक ज़्यादा दिया है, तो एक ज़्यादा दिया है, तो सॉरी यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए था। कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो 8 हो गया, तो 8 6 कितना हो गया, फिर से ये 14 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। तो इसमें जो है सभी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो रहा है, बाकी बाद में नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद ये आप लोग निकाल भी लीजिएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है N2 दिया है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है, तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन का कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 8 6 14 हो गया, ठीक है। कार्बन इस तरीके से दिया है, देखिए कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और नाइट्रोजन का N7 होता है ना, तो लेकिन एक नाइट्रोजन तो ज़्यादा लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया है, इसीलिए तो इस पर माइनस चार्ज है, तो ज़्यादा लिया है तो नाइट्रोजन N7 यानी कि 8 हो गया, एक ज़्यादा लिया तो ये फिर से 14 हो गया, ठीक है। तो यानी कि तीनों जो है बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब जो है आप लोगों के होमवर्क का टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जो है ना होमवर्क रूप में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना है, ठीक है। पूछा जा रहा है इस यौगिक का विलयन जो है अधिकतम आयनिक चालकता दिखाता है, इस यौगिक का विलयन अधिकतम आयनिक चालकता दिखाता है, यानी कि ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कौन सा आयनिक अधिकता चालक दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट, उसके बाद अगले क्वेश्चन को लाएंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोगों को क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन अनुचुंबकीय परमाणु क्रमांक जो है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय है वो आपको बताना है। ये 4 आप लोगों को जो है कंपाउंड दिया है, इसमें से चुन के बताना कौन अनुचुंबकीय है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।